बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम स्टडी करेंगे जो एडवांस टैक्स है अंडर सेक्शन 147। उसके ऊपर सबको तकरीबन जितने भी टैक्स पेयर हैं सबको नोटिस रिसीव हो रहा है कि जी आप एडवांस टैक्स जमा करवाएं। इसके ऊपर हम 4-5 लेक्चर पहले भी डिफरेंट टाइम पे देख चुके हैं डिफरेंट टैक्स ईयर में। तो अभी हम अपडेटेड लेक्चर इसमें देखते हैं कि अभी जो करंट टैक्स ईयर 2022 का जो लेक्चर रिसीव 2022 और 3 का जो नोटिस रिसीव हो रहा है उसके ऊपर हमने किस तरीके से रिप्लाई करना है, क्या हम एलिजिबल फॉर रिप्लाई हैं, और अगर हम रिप्लाई नहीं करते तो हमारे ऊपर क्या पेनल्टीज़ हो सकती हैं। तो इसको मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला हमने ये देखना है कि कोई भी इंडिविजुअल्स है, मतलब इंडिविजुअल्स की आगे फर्दर जो कैटेगरी है उसमें हम देख लेते हैं। एक हो सकता है सैलरी इंडिविजुअल्स, मतलब जो सैलरी से इनकम ले रहा है, और एक जो है वो बिज़नेस इंडिविजुअल हो सकता है, और इसके अलावा वो रेंट से इनकम ले रहे हैं, यानी कि उन्होंने कोई बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, कोई बहबूद सर्टिफिकेट्स है वहाँ से उनको कोई प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, या कोई बैंक के अंदर उन्होंने कोई फ़िक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है और वहाँ से पैसे रिसीव हो रहे हैं। और इसके अलावा जो फ्रीलांसर हैं जिनकी इनकम बाहर से आ रही है, या जो कमीशन एजेंट्स हैं, और इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, कुछ ऐसे हैं, उसको हम इस लेक्चर के सेकंड हाफ है उसमें डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट ये आता है कि कोई इंडिविजुअल है, और मतलब एक मैं या आप एक इंडिविजुअल हैं और हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो सैलरी के ऊपर है, हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरी है। तो क्या हमने 147 का रिप्लाई करना है? नहीं करना। उसकी रीज़न क्या है, इसको हम चूँकि पहले भी काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आते हैं और वहाँ पे मुझे इंडिविजुअल एक्सप्लेन करना पड़ता है, जिस पे मेरा भी टाइम ज़ाया होता है और उनका भी ऑब्वियसली जो टाइम है वो काफ़ी कीमती है। तो दोनों का जो आंसर है वो हमें एक आंसर को 3-3 4-4 बार करना पड़ता है। तो सैलरी के केस में याद रखें कि जो 147 का लेक्चर है ना, पहले तो जो नोटिस है वो क्यों आता है, यहाँ पे हम पहले 147 को स्टडी करते हैं कि 147 बेसिकली एक एडवांस टैक्स है जो हमने साल के एंड पे, यानी कि जो लेट से 30 सितंबर हमारा अभी जो कि 31 अक्टूबर है क्लोजिंग डेट, तो 30 सितंबर को जाके हम अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं। तो एनुअल रिटर्न में हमारा जो टोटल टैक्स बनता है ना, फॉर एग्जांपल वो बनता है 1 लाख रुपया। ठीक है। अब रूल ये कहता है, क्योंकि आपने अक्सर सुना होता है कि गवर्नमेंट ने अपने क्वार्टरली जो टारगेट हैं अचीव कर लिए हैं, और एफबीआर की वेबसाइट पे भी और अक्सर न्यूज़ पे भी आता है कि जी हमने अपना जो क्वार्टरली टारगेट था वो अचीव कर लिया है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो 1 लाख है वो साल के एंड पे जाके जो टैक्स पेयर ने पे करना है। गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया है कि जी आप इसको हर क्वार्टर में पे करें। क्वार्टर कौन से हैं? 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर हैं। एक क्वार्टर सितंबर में आता है, यानी कि सितंबर की जो डेडलाइन है अभी हम देख भी लेते हैं, उसको स्टडी भी कर लेते हैं डेडलाइंस क्या है। तो अभी आपने याद ही रखना है सितंबर है, उसके बाद दिसंबर में हम जमा करवाते हैं, फिर मार्च में, और फिर जून में। तो रूल ये कहता है कि जी आप जब भी टैक्स अपना क्वार्टरली पे करें तो ये जो टोटल आपकी लाइबिलिटी है ना, इसका 90% तक आपने मुझे 4 क्वार्टर्स में पे करना है। मतलब जो आपका एस्टीमेट है वो इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि इस लाइबिलिटी का 90%, मतलब 90,000 तक तो आप मुझे पे करें, और जो बाकी रिमेनिंग 10,000 रह जाएगा, रह जाएगा ये आप रिटर्न के साथ पे करें, यानी कि जो एनुअल रिटर्न है, यानी कि इसकी मैं लेवरेज आपको देता हूँ कि जी आप रिटर्न के साथ पे कर लें। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 80,000 पे कर दिया है तो 10,000 की तो लेवरेज अवेलेबल है, लेकिन जो रिमेनिंग 10,000 होगा ये लास्ट क्वार्टर से, यानी कि 1 अप्रैल से जून तक 3 माह बनते हैं। तो जितना ये लेट पे होगा इसके ऊपर ये पे तो करना पड़ेगा, लेकिन हमें पेनल्टी या डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वार्टरली जो एडवांस टैक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रूल्स के मुताबिक अगर हमने इसको जमा नहीं करवाया तो हमें पेनल्टी पड़ सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जी आपके ज़हन में ये हो सकता है जी कभी इस तरह का पेनल्टी का नोटिस नहीं आया कि 90% आपने पे नहीं किया। देखें, रूल या जो लॉ है वो तो अवेलेबल है, वो किसी भी टाइम पर अवेल कर सकता है, किसी भी टाइम आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि रूल तो अवेलेबल है। वो लहदा बात है कभी इसमें जो नोटिस है इतने फेमिलियर नहीं हुए पेनल्टीज़ के ऊपर, बस ये नोटिस अभी आ रहे हैं कि हमें जो 147 का टैक्स जमा करवाना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर हम नहीं करवाते तो इसके ऊपर क्या पेनल्टीज़ है। तो ये तो एक रीकैप था जो अभी हमने देखा है इसके ऊपर।
जी, मैं असल में सही टाइम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा थोड़ा साउंड आपको चेंज लग रहा होगा। अच्छा जी, एनीवेज इसको अब अभी हम ख़त्म करते हैं कि अब उसके बाद आता है पॉइंट कि जी सैलरी इंडिविजुअल्स है, क्या उन्होंने टैक्स पे करना है तो नहीं करना, क्यों नहीं करना, कि जब वो अपनी सैलरी विड्रा कराते हैं या सैलरी उनको रिसीव होती है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो जो टैक्स है वो एट सोर्स डिडक्ट हो जाता है। मतलब ये है कि उनका एट सोर्स ही टैक्स डिडक्ट हो गया। अब 1 लाख किसी की सैलरी है तो उन्होंने जनाब जितना भी टैक्स इस पर लेट से 2500 टैक्स बनता था, तो उन्होंने ये डिडक्ट करने के बाद बाकी उनको सैलरी दी है। तो इस वजह से सैलरी इंडिविजुअल्स के ऊपर ये जो रूल है अप्लाई नहीं होता। सेकेंडली, ये आरडी रूल के अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं अपने नोट्स आपको ओपन करके दिखाऊं तो जो स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी हैं ये नोट्स, तो इसमें आप देखें तो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है द फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसीडर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 147। ये अभी हम स्टडी कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि फाइनल के ऊपर अभी नहीं आए। तो ये इसका मतलब ये उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो सैलरी इंडिविजुअल्स है ना उनके ऊपर ये जो रूल है वो अप्लाई नहीं होता। और उसका लॉजिक क्या है कि जब वो सैलरी मिलती है भाईजान हम वहाँ पे टैक्स दे देते हैं, तो बाद में हम क्यों टैक्स दें, हमारा तो ऑलरेडी टैक्स जमा हो रहा है, तो हम किस वजह से टैक्स दें। ठीक है, तो सैलरी इंडिविजुअल अब क्वेश्चन आता है कि जी नोटिस तो रिसीव हो रहा है, तो देखें सिस्टम के अंदर नोटिस जब वो पे होता है तो उनको इतना ज़्यादा डाटा है कि वो टैक्स पेयर को सेपरेट नहीं कर सकते कि कौन से सैलरी इंडिविजुअल्स हैं, कौन से बिजनेस हैं, कौन सी कंपनीज हैं। वो सबको एक ऑटो बटन क्लिक करते हैं और सबको ऑटो नोटिस रिसीव हो जाता है। तो अगर सेफर साइड के लिए आप फिर भी समझते हैं जी मेरा नोटिस ओपन है, तो आप सिंपल एक रिप्लाई कर दें कि आई एम सैलरी इंडिविजुअल्स, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एज पर रूल्स ऑफ सेक्शन 147। ये करके आप सबमिट कर दें। इसके ऊपर आपको कभी भी कोई नोटिस या कोई पेनल्टी नहीं आएगी, अगर आएगी तो मैं इस चीज़ का जिम्मेदार। ठीक है, तो काफ़ी वही कह रहे थे कि जी हमें एक तरफ से ये रिप्लाई मिलता है एक तरफ से, तो मैं आपको बिल्कुल प्योर प्रैक्टिकल सोल्यूशन बता रहा हूँ जो कि रूल्स के मुताबिक है। अब आते हैं जनाब हम दूसरे पोर्शन के ऊपर, जो इंडिविजुअल्स का ही दूसरा पार्ट है, जिसके अंदर उसने डिस्कस किया है कि हम डिस्कस बेसिकली कर रहे हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि इसमें एक तो बिजनेस इंडिविजुअल हो सकता है, मतलब आप कोई अपना सोल प्रोप्राइटरशिप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। दूसरा आपका क्या हो सकता है कि आप रेंट से इनकम ले रहे हैं। तीसरा ये है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, अब इसमें कमीशन भी आ सकता है, हम कमीशन भी लिख लेते हैं। मैंने वैसे इसी के अंदर ही कर दिया था, लेकिन हम चूँकि डिफरेंट नेचर है तो हम ये भी लिख लेते हैं कि चौथा क्या है जी, कमीशन एजेंट है। ठीक है, और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे ये हैं, क्या उसका नाम है, फ्रीलांसर्स हैं, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम जिनके बाहर से पैसे आते हैं, उसको अब अभी हम सेकंड हाफ में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब पॉइंट ये आता है कि ये बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं, क्या इन्होंने कैसे टैक्स पे करना है। अब आता है कमीशन, जो कमीशन, अच्छा ये जो पार्ट है नंबर 1, यानी कि ये मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ। यहाँ से ये जो 3 पार्ट हैं इसके लिए एक फार्मूला है रूल्स के मुताबिक कि अगर आपकी जो लेटेस्ट टैक्स इनकम है, यानी कि लास्ट या लेटेस्ट आप कह सकते हैं, वो जो इनकम है वो 1 मिलियन से, असेस इनकम की बात हो रही है, 1 मिलियन से ऊपर है, तो यू आर एलिजिबल फॉर द पेमेंट ऑफ सेक्शन 147। कि अगर 5 लाख से कम, 10 लाख, 1 मिलियन से कम है तो फिर तो आप एलिजिबल ही नहीं है ना। सिंपल आप रिप्लाई कर दें कि आवर इनकम इज़ लेस, सो दिस सेक्शन नॉट एप्लीकेबल ऑन अस एज पर द रूल्स ऑफ सेक्शन 140। ये करके सिंपल 2 अल्फाज अंग्रेज़ी के लिखें और उसका रिप्लाई कर दें। ठीक है, उसके बाद आता है कि जी अगर आपकी इनकम 1 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या यूज़ करेंगे उसको देखिएगा कि a डिवाइडेड बाय 4 माइनस डी, सॉरी ये जो सी नहीं है इसको हम बी कर लेते हैं। ठीक है, अब ए यहाँ पे क्या है कि जो लास्ट ईयर में जो आपने टैक्स पे किया है, और बी क्या है जो एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द क्वार्टर आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है। तो इसको वो कहता है जी डिवाइड। अब इनडायरेक्टली आप देखें इस फार्मूले के लॉजिक को देखें तो हमने जो एक एग्जांपल ली थी कि पूरे साल के 4 क्वार्टर्स हैं और 4 क्वार्टर के अंदर जो टैक्स है वो इक्वली पे करना है या 90% पे करना है। तो इस एग्जांपल में भी देखें उसने वही अपना बेंचमार्क रखा हुआ है कि लास्ट ईयर का जो टैक्स है, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आपने टैक्स पे किया है लेट्स से 50,000, वो कहता है जी 50,000, ये अब ये कहाँ से आएगा, ये जो आपकी एनुअल रिटर्न होती है वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 4 करें और लेट्स से आपने इस क्वार्टर में 5,000 पे किया हुआ है, तो यहाँ पे जो फिगर आती है वो उसमें से, अब ये जो फिगर आती है 12,500 माइनस 5,000, तो ये हमारा क्वार्टरली जो टैक्स होगा वो हम जमा करवा देंगे, सबमिट कर देंगे अपनी रिटर्न के, यानी कि जो अपना नोटिस आया हुआ है।
तो ये एक एस्टिमेट बन गया, बेस्ट एस्टिमेट। लेकिन इसमें भी एक फर्दर एक चीज़ है कि अब ज़रूरी नहीं है कि लास्ट ईयर में, हो सकता है आपका पहला फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन हो बिज़नेस का, और उसके अलावा आपकी लास्ट ईयर में सेल कम थी, इस साल बिज़नेस बढ़ गया है, तो लास्ट ईयर में टैक्स कम हो सकता है, इस साल टैक्स ज़्यादा हो सकता है, तो हम तो उसी को बेंचमार्क रख रहे हैं। तो यहाँ पे वही 90% वाला कॉन्सेप्ट आपने ज़हन रखना है कि रूल ने ऑलरेडी कह दिया है कि अगर आपने टोटल लाइबिलिटी का 90% पे नहीं किया तो ये आपके ऊपर क्वेश्चन होगा और आपने पेनल्टीज भी पे करनी है अगर 10% तक लेवरेज अवेलेबल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम सिंपल ये करेंगे, हम अपने अकाउंट्स बना लेंगे। अगर आपको लगता है कि सिग्निफिकेंट चेंज है, लेकिन जो नॉर्मल या छोटे बिजनेस हैं उनके लिए इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल हम लिखेंगे, और उसके बाद हम जीपी लिखेंगे, फिर एक्सपेंसेस लिखेंगे, और यहाँ पे हम स्लैब रेट अप्लाई करने के बाद देखेंगे कि हमारा स्लैब के मुताबिक अगर इस क्वार्टर की इनकम ये आ रही है तो फोरकास्ट क्या है, तो यानी कि हम पूरे साल को फोरकास्ट कर लेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल अब क्वेश्चन ये आता है कि जी मैं तो एक सिंपल एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे इतना नहीं अंदाज़ा कि मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, किस तरीके से इसको लेके आऊँ, तो उसके लिए आप 3 क्वार्टर्स को वैसे ही सबमिट कर लें जैसे ये है। तो आखिरी क्वार्टर में जाके 30 जून यानी कि 15 जून पे जाके, तो क्योंकि आखिरी क्वार्टर की डेडलाइन है 15 जून है, तो उस डेट को जाके आप इस तरीके से असेसमेंट कर लें कि मैंने कितना पे किया हुआ है और मेरा 90% कितना बनता है, रिमेनिंग आप एक ही बार पे कर दें। तो हर क्वार्टर में आप असेसमेंट ना भी करें तो इसका मसला या इशू नहीं आएगा, क्योंकि मेन चीज़ है पूरे साल में 90% पे होना चाहिए। तो हम उसकी असेसमेंट ले लेंगे 4 क्वार्टर में, यानी कि 3 क्वार्टर पे आप फार्मूला यूज़ करें, चौथे क्वार्टर पे आके थोड़ा सा एक अकाउंट्स बना लें थोड़ी सी मेहनत करके, और इसके ऊपर वैसे 3-4 लेक्चर पड़े हुए हैं, वहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं, बना के आप उसको रिसेस कर लें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमने भी मिसिंग की है, वो ये है कि इनकी डेडलाइन क्या है। तो डेडलाइन के लिए आपने फार्मूला याद रखना है 15, 15 और 15, यानी कि 15 सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून, ठीक है। ये आपने याद रखना है फार्मूला, ठीक है, 15-15 का रूल याद रखना है। अच्छा जी, अब आता है पॉइंट कि यहाँ पे आने के बाद ये स्लैब के मुताबिक लेट से टैक्स बन गया 90,000, और एक टैक्स होता है मिनिमम टैक्स, ठीक है। अब ये भी पॉसिबल है ना यहाँ पे आपका लॉस आ जाए, तो फिर क्या होगा। अब लास्ट ईयर में भी आपने टैक्स पे किया होगा, ये भी पॉसिबल है कि लास्ट ईयर में आप मिनिमम टैक्स के स्लैब में फॉल ही ना कर रहे हो, लेकिन इस साल आपकी जो इनकम है वो 10 मिलियन से ऊपर चली गई और आपने मिनिमम टैक्स भी पे करना है। तो फिर आपने 1.25% या 0.25% या 1% जो भी मिनिमम टैक्स है वो अप्लाई करना है, और इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हमने पे करना है। इसके ऊपर एक लेक्चर पड़ा हुआ है, हाउ टू अप्लाई द एडवांस टैक्स, उसको लाजमी देख लीजिएगा, उसकी बड़ी डिटेल में हमने डिस्कशन की हुई है, क्योंकि इस पे अंदर हम करेंगे तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब ये पॉइंट मेरे ख्याल में आपका क्लियर हो गया होना है कि जी बिजनेस इंडिविजुअल और जो रेंट है और जो कमीशन वाले हैं इन्होंने किस तरीके से अपना अप्लाई करना है। रेंट के ऊपर आपके दिन में क्वेश्चन होगा कि जी ये तो 155 के मुताबिक डिडक्ट हो रहा है, तो कोई मसला नहीं है, तो ये वो आपका जो डिडक्ट हो रहा है वो कहाँ पे फॉल कर जाएगा, इस एडवांस टैक्स में फॉल कर जाएगा, ठीक है। यहाँ से वो निकल आ जाएगा आपके पास, और यहाँ से आप माइनस कर देंगे, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप क्योंकि रेंटेड इनकम बिजनेस इंडिविजुअल में आ चुकी है, तो आप उसमें से ये माइनस कर देंगे। और जो जो ये कह रहे हैं कि जी रेंटल इनकम का अप्लाई नहीं करना, ऐसा नहीं है। अकाउंट छोटे से बना के, या नहीं भी बनते तो 3 क्वार्टर तक आप इस तरीके से सबमिट करते जाएं, और जो टैक्स लॉजिक के मुताबिक बनता है उसका अप्लाई कर दें कि जी मेरी ये इनकम थी, ये टैक्स डिडक्ट हो गया है मेरा, जो जिन्होंने पेमेंट की है, रिमेनिंग ये बनता है, ये मैंने सबमिट कर दिया, या मेरा ज़्यादा जमा हो गया, या मैं अगले जो टैक्स है मेरा अदर एडवांस टैक्स है, सबको एडजस्टमेंट करने के बाद जो फिगर है वो आप रिपोर्ट कर दें। अब क्वेश्चन आता है जी प्रॉफिट के ऊपर, कि जो प्रॉफिट है बहबूद सर्टिफिकेट के ऊपर प्रॉफिट है या जो बैंक के ऊपर है, तो उनका क्या करना है। अब जो बैंक है इसमें प्रॉफिट के अंदर में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि जो बैंक वाले जब भी पेमेंट करते हैं तो उस टाइम वो तो जो अमाउंट है वो डिडक्ट कर लेते हैं प्रॉपर के, ये आपकी अमाउंट बनती है और हमने ये टैक्स डिडक्ट कर लिया है। लेकिन जो बहबूद सर्टिफिकेट है वो अमाउंट या टैक्स डिडक्ट नहीं करते, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि बहबूद वाले, आपको पता है कि नेशनल सेविंग वाले वैसे ही पेमेंट कर देते हैं, और इसके ऊपर हम लेक्चर भी देख चुके हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी आप पूरी हम वी आर एग्जम्प्ट, कि वो एग्जम्प्ट है लेकिन इनकम टैक्स से हम एग्जम्प्ट नहीं है। तो बहबूद के केस में अगर आपको क्वार्टरली टैक्स बन रहा है तो आप स्लैब के मुताबिक परसेंटेज अप्लाई करेंगे, जो कि मैक्सिमम 10% होगा। यानी कि अगर कम स्लैब है, जैसे 4 लाख से ऊपर निकलता है जो टैक्स पड़ना है, 4 लाख से कम है एनुअल, तो वो टैक्स
नहीं होगा, एनुअल की बात हो रही है, ठीक है। क्वार्टरली अगर आपने 50,000 रिसीव किया है तो 50 को मल्टीप्लाई 4 से करें तो वो 2 लाख है, और 4 लाख से कम है तो आपके लिए कोई टैक्स नहीं है। आपने सिंपल अप्लाई कर देना है कि वी आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 147, ठीक है, बिकॉज आवर इनकम इज़ नॉट फॉल अंडर द स्लैब, टैक्सीबल स्लैब। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि जी बैंक में चूँकि डिडक्ट हो रहा होता है एट सोर्स, और उनसे आप क्वार्टरली सर्टिफिकेट लें और उनको अटैच कर दें और अप्लाई कर दें कि बैंक ऑलरेडी डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स व्हेन द प्रॉफिट इज क्रेडिट टू आवर अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन लिख के आप उसका रिप्लाई कर दें। सिंपल सा रिप्लाई है, कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। कोई इसमें आपको मसला आता है तो मेरी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें ऑलरेडी 3-3 साल से मैं कर चुका हूँ और आजमा रहा हूँ, और ये हो गई हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये नोटिस नॉर्मल आते रहते हैं, बेशुमार नोटिस आते रहते हैं, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद आता है पॉइंट जनाब कि ये करने के बाद आप सबमिट कर दें और आप इस चीज़ से बिल्कुल मतलब आपका जो नोटिस का रिप्लाई आपने कर दिया, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। ना ही तो उनके पास इतना टाइम है कि आपका 4 लाख या 5 लाख के और मतलब इनकम के लिए वो आपको कॉल करके बुलाएं, क्योंकि स्टाफ कम है, नोटिस ज़्यादा हैं, टैक्स पेयर ज़्यादा हैं, तो वो ये इतनी वो उनका मेन फोकस होता है जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं और जिनके ऊपर ये सारे रूल अप्लाई भी होते हैं। तो इसलिए आप इंडिविजुअल्स हैं या इस लेवल पे हैं जिनका 1-2 या सोर्स ऑफ इनकम है, उनके ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है जी। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि जी जो सेकंड हाफ में हम डिस्कस किया कि जो लोग फ्रीलांसर हैं यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, आईटी के हैं, उनकी इनकम बाहर से रिसीव हो रही है, तो उस केस में चूँकि बैंक एट सोर्स 0.25% या 1% डिडक्ट करता है, मतलब कि ये जो एक्सपोर्ट के रूल्स के मुताबिक अगर आप 3-4 जगह पर रजिस्टर्ड हैं तो आपका 0.25 होगा, अदरवाइज़ 1% है, तो वो भी सारे का सारा उनका टैक्स कहाँ पे चला जाएगा, फाइनल टैक्स में, वो भी इस 147 की रजीम से बाहर है। तो इसने क्लियरली रूल्स में मेंशन किया हुआ है, जो रूल्स स्टूडेंट को मैंने नोट शेयर किए हुए हैं वहाँ पे आप देखें तो इनकम अंडर एफटीआर का मतलब है फाइनल टैक्स रजीम, तो ये भी क्या है, क्लियरली उस सोर्स से बाहर है। तो आपने सिंपल मैसेज करना है कि जी हमारे माई इनकम इज़ फॉल अंडर द एफटीआर, सो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सेक्शन 147। तो ये करके आपने सिंपल जो अप्लाई कर देना है और आपके ऊपर भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक हो जी। उसके बाद पॉइंट नंबर जो 2 है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या आता है कि ये तो बिज़नेस इंडिविजुअल्स और जो सैलरी इंडिविजुअल्स हैं ये सारे तो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं कि जो कंपनीज़ हैं या एओपीज़ हैं उन्होंने क्या करना है, ठीक है। ये आ गई कंपनीज़ या जो एओपी हैं, तो उसके लिए डेडलाइन क्या है 25। जो कंपनीज़ हैं तो कंपनी के लिए जो डेडलाइन है वो है 25 और 15, मतलब कि सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून 15, क्योंकि जून क्वार्टर एंड होता है, जो लास्ट ईयर एंड हो रहा होता है, तो इसलिए उसकी 15 है। अब कंपनी के लिए क्या फार्मूला यूज़ होता है, A मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। अब रिगार्डलेस ऑफ द इनकम, कोई भी इनकम हो, चाहे वो 1 लाख है, 2 लाख है, 5 है या 10 मिलियन है या 1 बिलियन है, कंपनी ने ये जो टैक्स है पे करना ही करना है। ये हमने देखा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड अदर देन कंपनी, तो वहाँ पे एक हमने डिसएडवांटेज भी देखा था कि अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आपने एडवांस टैक्स भी पे करना है, लेकिन अगर स्टार्ट में बिज़नेस कम है, 1 मिलियन से कम इनकम है, तो एडवांस टैक्स की ऑब्लिगेशन आपके ऊपर नहीं है, ठीक है। तो इस केस में ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को अगर हम स्टडी करें तो इस फार्मूले में वो ये कहता है जी ए क्या है, टर्नओवर फॉर द क्वार्टर, यानी कि जिस क्वार्टर का हमने टैक्स पे करना है। बी क्या है कि लास्ट ईयर में जो टैक्स पे हुआ है, ठीक है, टैक्स पेड। और सी क्या है, जो टोटल टर्नओवर है लास्ट ईयर का, यानी ठीक है। और माइनस क्या है, एडवांस टैक्स। तो इसके मुताबिक हमने कैलकुलेशन बनानी है, लेकिन कीपिंग इन व्यू कि आपने यहाँ पे मिनिमम टैक्स का जो रूल्स है वो भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो मिनिमम टैक्स लेट से 1.25% है, तो जो फिगर यहाँ पे आएगी और जो फिगर यहाँ पे आएगी, इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो हमने पे करना है, क्योंकि रूल क्या है कि 90% तक जो टोटल लाइबिलिटी है उसका हमने 4 क्वार्टर्स में पे करना है। तो ये आपने रूल याद रखना है, ठीक है। और इसी तरीके से जो एओपी हैं और उनके लिए भी वही फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, ए मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। तो इस फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेशन करें और उसको डिपॉजिट करवा दें, ठीक है। उसका जो भी टैक्स बनता है वो जमा करवाएं, उसका रिप्लाई कर दें। अगर नहीं बनता तो सिंपल रिप्लाई कर दें कि जी ये हमारा टर्नओवर था, ये हमारी परसेंटेज थी, ये एडवांस टैक्स डिडक्ट हो चुका है,
तो ये हमारा इस पीरियड में कोई टैक्स नहीं बनता, ये उसकी वर्किंग है, उसको अटैच करके सबमिट कर दें। जो हाउ टू रिप्लाई टैक्स पेड उसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा है, मैंने एक लेक्चर में इसको आपको दिखाया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट भी रख देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको कॉपी करके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देता हूँ। तो ये चंद चीज़ें आपने लिखनी है, इसको कैलकुलेशन करने के बाद सबमिट इसमें फ़िट करें, और उसके बाद इसका जो रिप्लाई है वो कॉपी करके वो वर्ड की फ़ाइल भी अटैच करते हैं पीडीएफ की, और जो ऑनलाइन रिप्लाई है आईआरएस के ऊपर वहाँ पे इसको पेस्ट भी कर दें और सबमिट कर दें। तो याद रखें ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एसेट सेटअप में है जहाँ पे टैक्स ज़्यादा है, तो फिर जो 90% का रूल है अप्लाई होगा, और जो पेनल्टी है वो भी आपको चार्ज होगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपके जो काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं, चूँकि इसमें बिजनेस इंडिविजुअल भी हमने देख लिया, सैलरी भी देख लिया, रेंटल इनकम भी देख ली, प्रॉफिट भी देख ली, कमीशन भी देख ली, और कंपनी और एओपीज़ भी देख ली हैं। और इसके अलावा फ्रीलांसर जो बाहर से जिनका सोर्स ऑफ इनकम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, या जहाँ पे बैठ के बाहर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी हमने स्टडी कर लिया कि अगर बैंक उनका एट सोर्स डिडक्ट कर रहा है तो उसी को अटैच करके रिप्लाई कर दें कि जी वी आर फॉल अंडर द फाइनल टैक्स regime, सो फॉर सेक्शन 147 इज़ नॉट एलिजिबल फॉर अस, ठीक है। तो इसके अलावा जो डिविडेंड इनकम है या प्राइस बाउंड इनकम है वो रिसीव होती है आपको, तो वो सारे के सारे फाइनल टैक्स में आते हैं, उनका आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि बिजनेस इंडिविजुअल के केस में और रेंट के केस में, कमीशन एजेंट के केस में आपने देखा हमने कि अगर हमारी इनकम जो है वो वन, कमीशन एजेंट भी वैसे तो ये होता है कि वो मिनिमम टैक्स में आता है, लेकिन आप बिज़नेस और रेंट में आप देखें तो वो यही आता है कि जी अगर हमारी इनकम 1 मिलियन से ऊपर है तो हम एलिजिबल है, अदरवाइज़ हम एलिजिबल नहीं है। लास्ट ईयर का एस्टीमेट देखें, बनाएं। अगर कंपनी का आज फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है तो आप सारी की सारी लाइबिलिटी जाके जून पे कर लें, जुलाई अगस्त सितंबर में आप ना भी पे करेंगे तो मसला नहीं है। 90% पूरे साल में पे होना चाहिए, तो आप जून में जाके एक ही बार करते हैं, यानी कि जो आखिरी क्वार्टर में सारी असेस करके बार बार, चूँकि फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, पॉसिबल है अभी सेल नहीं है, फ्यूचर में आ जाए, तो जून पे जितनी सेल बनती है 15 जून की कैलकुलेशन करें, जमा करवा दें, और बाकी जो 10% है वो 10 के साथ सबमिट कर दें। तो मुझे उम्मीद है इसके बाद आपके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आप मेंशन कीजिए, ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।